हुकूमत इस वक्त सियासी मैदान में फ्रंट फुट पर खेल रही है, क्योंकि कोई सियासी हरीफ इस वक्त हुकूमत के मद्दे मुकाबिल नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत का फोकस इस वक्त माशी सरगर्मियों को बेहतर बनाना है। इसके साथ साथ मुल्क को सैलाब जैसी कुदरती आफात का सामना है। इस मामले पर भी हुकूमत की तवज्जो मरकूज है, यानी अभी तक हुकूमत को किसी किस्म का कोई सियासी खतरा महसूस नहीं हो रहा। वो कि तहरीक इंसाफ इन कोशिशों में है कि वो किसी तरह से हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ाए। इसलिए तहरीक इंसाफ ने हर मौके और हर मोड़ पर हुकूमत के हर इकदाम की भरपूर अंदाज में मुखालिफत भी की है, लेकिन तहरीक इंसाफ कोई भी हिकमत अमली अपनाने में नाकाम रही। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत के बावजूद तहरीक इंसाफ का एहतजाज ना करना यह पैगाम देता है कि या तो पार्टी क़यादत में इतनी सलाहियत नहीं कि वो एक बड़ा जलसा कर सके, या फिर क़यादत गिरफ्तारियों के डर से मजीद रिस्क लेने की पोजीशन में ही नहीं है। यही वजह थी कि हालिया दिनों में अलीमा खान की हिदायत के बावजूद अडयाला जेल के बाहर पीटीआई अरकान एहतजाज रिकॉर्ड करवाने नहीं आए। और सबसे बढ़कर इस वक्त पार्टी के अंदर ये लड़ाई चल रही है कि तहरीक इंसाफ की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, और इस जंग में अलीमा खान भी शामिल है। जबकि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर का सियासी किरदार मुसलसल मशकूक हो रहा है। पार्टी के अंदर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बानी पीटीआई के बार बार कहने के बावजूद वो बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कर रहे। अब तहरीक इंसाफ के ज़ाती इख्तलाफात और झगड़ों की वजह से पार्टी कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाने में नाकाम है। और दूसरी अहम वजह बानी पीटीआई की अदालती जंग है, जिसमें फिल वक्त कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हो रही। तोशाखाना 2 केस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर 9 मई मुकदमात के आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं, और पीटीआई की बड़ी क़यादत अब भी इन मुकदमात में पाबंद सलासल है। शाह महमूद कुरैशी फ़िलहाल 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात से बरी होते जा रहे हैं, लेकिन वो अब भी जेल काट रहे हैं। अगर वो रिहा होते हैं तो इसके बावजूद ये बेयकीनी अपनी जगह पर कायम रहेगी कि उनके आने से पार्टी की पोजीशन मजबूत होती है या नहीं। मुमकिन है शाह महमूद कुरैशी और अलीमा खान के दरमियान भी तकरार का सिलसिला शुरू हो जाए। अब ये सब मामलात को देखते हुए इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास एक ऑप्शन ही बचता है, या तो वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाए और अपने लिए कोई सियासी रास्ता तलाश करे। हुकूमती रहनुमा भी बार बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से अभी तक पार्टी को हुकूमत से मुज़ाकरात का जो मैंडेट है वो नहीं दिया गया। ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ मफाहमत के रास्ते पर नहीं चलती तो फिर दूसरा रास्ता यही बचता है कि पार्टी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए, ताकि कुछ मोमेंटम बिल्डअप हो सके। जाहिर है तहरीक इंसाफ तनहा तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो सियासी तौर पर कोई बड़ी सरगर्मी कर सके, लेकिन सियासी हलकों के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक मुश्तरका इत्तेहाद बनाए तो मुमकिन है वो हुकूमती सफ़ों में शगाफ डाल सके। लेकिन यहाँ भी मामला बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की हिमायत में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई पहले ही तहरीक इंसाफ से नाराज़ हो चुके हैं। और हालिया दिनों में तो अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर खुलकर इजहार बरहमी भी किया। और अब महमूद खान अचकज़ई के बाद मौलाना फजल रहमान भी वक्फे से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर भी मौलाना फजल रहमान पर तनकीद के तीर चलाते रहते हैं, जिससे दोनों जमातों के फासले बढ़ रहे हैं। और अब मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म होने पर खुलकर तनकीद की है। मौलाना फजल रहमान का इस मुताल्लिक क्या कहना है? मौलाना फजल रहमान की इस तनकीद से ऐसा लगता है कि अभी के लिए तहरीक इंसाफ और JUIF में किसी किस्म का सियासी इत्तेहाद बनने का कोई इम्कान नहीं है। और यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मुश्तरका महाज सजाने में संजीदा है तो उसको तमाम अपोजिशन जमातों से मुशावरत करके उन्हें एक सफ़े पर लाना होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरजीह में अपोजिशन जमातों को शामिल करना नहीं है, वरना तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को राज़ी करने की बजाय नाराज़ ना करती। अब यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से ये तासुर उभर रहा है कि वो खुफिया तौर पर अब भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकालना चाहती है, लेकिन फ़िलहाल इदारे और हुकूमत इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ के लिए सियासी गुंजाइश निकलना मुश्किल है, और वैसे भी हुकूमती रहनुमा तो मौजूदा निज़ाम में तोसी के दावे भी कर रहे हैं। और मुमकिन 27वीं तरमीम में इस बात के इम्कानात भी हैं कि हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए कोई ऐसा इकदाम उठाए कि अगर ऐसा होता है तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मैदान में मजीद रुकावटें भी खड़ी हो सकती है। सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसरा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, वो एक जलसे का ऐलान हुआ था गंडापुर साहब की तरफ से, वो जलसा कब हो रहा है सर? रेहान, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह सैलाब में बह रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी फसलें तबाह हो रही हैं, और किसान तो बेचारा आई सड़क पर गया है। हमारी 4-5 फसलें हैं जिसमें कपास है, गन्ना है, चावल है, मकई है, सब्जियां हैं, सब कुछ किसान का ख़त्म हो गया। इस वक्त मैं जनूबी पंजाब के जजालपुर पीरवाला में मौजूद है हम लोग। आप यकीन मानिएगा
हुकूमत नाम की चीज कोई नहीं है यहाँ पर लोग बेयारो मददगार खुद अपने प्यारों को, कुछ डूब चुके हैं, कुछ को निकाल रहे हैं, जो कश्तियां खड़ी हैं उन पे इंजन नहीं है, सब टिकटॉक और फोटो शूट कर रही हैं। ये जो आपकी अच्छा बस साहब, ये राइटली पॉइंटेड आउट सर, यही बात तो हम कर रहे थे कि सैलाबी सूरत हाल है, आफत ज़दा है मुल्क, ऐसे में आपने जलसे का ऐलान कर दिया, तो ये जो जलसे का ऐलान किया गया बगैर सोचे समझे कर दिया था उस वक्त? मेरे ख्याल में आपने मेरे से सवाल किया था जलसे के हवाले से, तो मैंने आपको उसका रिस्पांस करने सर की बजाय मैं वही कह रहा हूँ ना सर। बात रेहान प्लीज हाँ जी। आपने मुझसे जलसे का सवाल किया तो मैंने आपको जलसे का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं आपको बाद में दूंगा, पहले मैं आपको इस वक्त जो सूरत लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और खुले आसमानों तले अल्लाह की मदद को पुकार रहे हैं, पहले हम उनकी बात करें। हम लोग, मैं खुद पर्सनली, हमारे सलमान अकरम राय साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, चौधरी परवेज लाई साहब, पूरा पंजाब जहां जहां सैलाब आया है हम लोग ऑन ग्राउंड गए हैं। मैं आपको खुदारा मेरी गुजारिश सुन लें, उस सवाल को पूछने से पहले मेरी राय ले लें। अब जो भी हुकूमत है, चूंकि इनको इस बात से गर्ज नहीं है लोग जिए या मरे, चूंकि ये लोग वोटों से आए नहीं है, इनको पता है हम आवाम को जवाब देना ही है। ये लोगों को मुसल्लत कर दिया गया फॉर्म 47 के जरिए, इसलिए अब इनकी संजीदगी का आलम तो ये है कि ये जहां भी जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप सैलाब मुतासरीन को जाकर उनको पूछें कि अब आपकी ज़रूरियात क्या हैं, आपके बच्चे भूख से मर रहे हैं, आपके जानवर मवेशी जो हैं वो आप चारे के बगैर मर रहे हैं, आपको मेडिकल दवाइयाँ चाहिए रेस्क्यू के लिए, अभी तो रेस्क्यू का अमल मुकम्मल नहीं हो रहा। अभी जो जलसे की बात कर रहे हैं अभी वो बहुत दूर है। आज 14 तारीख है, जलसा जो है जाके अभी सितंबर के एंड में होगा। और वो भी मेरी गुजारिश सुन लें, अगर सैलाब की यही सूरत हाल रही, जहां पर आज सूरत हाल ये है कि अभी जनूबी पंजाब में जलालपुर पीरवाला 80% डूब चुका है, अलीपुर 90% डूब चुका है, वो 6-7 लाख की आबादियां हैं। तो ऐसे में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या जलसा जो है आप कहते हैं कि वो कोई मुनासिब चीज नहीं है, ऐसे में नहीं होना चाहिए, तो यही तो मैं सवाल कर रहा हूं ना कि फिर ये जो जलसे की कॉल दे दी गई, उस वक्त हम भी ये कह रहे थे कि मुल्क आफत ज़दा है, आपको जलसे की सूझी हुई? ये जो जलसे की कॉल आई थी, ये अगस्त के मीडिया, जब लोग, आपको पता पहले तो मिलने नहीं देते खान साहब को, जिस तरह का माहौल है, जो इस वक्त जुल्म जबर, बट वी वर राइट इन द मिडल ऑफ द फ्लड सिचुएशन सर उस वक्त। नो नॉट एट ऑल। मेरी गुजारिश सुन लें, आपको मैं क्रॉस टॉक इसलिए नहीं करना चाहता, मैं आपको डेट्स के साथ आपके जरिए बात कर सकता हूँ कि खान साहब के पास जब सैलाब आया, उसके बाद जब भी लोग मिलने गए, खान साहब की वाज़ेह हदायत मौजूद है कि तमाम एक्टिविटीज मनसूख कर दें और आपने ऑन ग्राउंड जाना है। लोग मर रहे हैं, आपने लोगों की, चूंकि हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, हुकूमत क्लैप्स कर चुकी है, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, आपने वहां जाना है, लोगों की अमली मदद करनी है। लोगों को जो कुछ हमारे स्टेक होल्डर्स आज हर जिले के अंदर, वो MNAs हैं, MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तंजीमी अहदेदारानी होगी। आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं बचा। आज अदालतों को ताले लग चुके हैं, आज अदलिया को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। आप मुझे बताइए कि एक सियासी कैदी जिनका साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, क्या उनका हक नहीं अपने वकला को मिले? जिन्होंने केसेस लड़ने अदालतों के अंदर, क्या उनका हक नहीं देखिए है? ना बस साहब, अब मेरा सवाल का आप जवाब नहीं देते। मैं ये कह रहा हूं कि अडियाला के बाहर पहुंचने की जो कॉल दी गई थी वो भी इस सैलाबी सूरत हाल में दी गई ना। लोगों तो ये कहा कि आप अडियाला पहुंचे, आप कह रहे हैं कि सैलाब में पहुंचे। सुने, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है, 90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, बाकी तो सारा जो भी है आप देख रहे हैं कि 20% भी उसमें से अडियाला नहीं पहुंचते। गुजारिश सुन लेना, बाकी सब सियासी यतीम है। आप एक काम कर दे रेहान, जो इस वक्त जुल्म जबर हो रहा है, जो आमरीत है, जो है, हमें सियासी एक्टिविटी करने दें, हमें सैलाब ज़दगान तक पहुंचने दें। हमें तो ये कहा जाता है कि आप मरियम का फोटो जब तक नहीं लगाएंगे आप कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ दें। हम अडियाला जेल के बाहर भी जाएंगे, हम लोग सैलाब ज़दगान के पास भी जाएंगे। हर एक्टिविटी तहरीक इंसाफ का आईनी, कानूनी, सियासी, जमहूरी, इखलाकी हक है। इसके लिए चूंकि इस वक्त अमली तौर पर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ अर्दली जमातें हैं, अवाम उनसे नफरत करते हैं, उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। वाहिद आपकी फेडरेशन की जमात जो पाकिस्तान को बचा सकती है, जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, वो पाकिस्तान तो बस साहब, आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पे आवाज कमजोर हो गई है? आप तो अपनी ऑपोजिशन को इकट्ठा नहीं रख सकते, आप कौम को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। आपसे तो मौलाना फजल रहमान साहब नाराज है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है, आपसे अपने महमूद खान अचकजई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा है वो नाराज है, तो आप ऑपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सकते, पाकिस्तान को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं।
اگر ہم سیاسی طور پر کمزور ہو گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو جیل سے نکال دیں، پھر تو بڑا آسان کام ہے نہیں وہ کہ تو ظاہر ہے عام عدالتوں میں طریقے فیصلے ہوں گے نا نہیں سر. ایسے نہ کریں نا، آج توشہ خانہ 2 کیس کی ایسے نہ سماعت ہے کریں. بصرہ صاحب. آپ یا دیکھیں یا میزبان بن جائیں یا مہمان بن جائیں، اگر آپ نے ایک سوال میں 10 سوال کرنے ہیں تو پھر مجھے بلانے کا فائدہ نہیں. آپ سوال کے جواب کی طرف آتے ہی نہیں ہیں سر. ریحان نہیں، پلیز ریحان نہیں. دیکھیں جی دیر آر سم ایتھکس. آپ اچھا میرے چھوٹے بھائی ہیں، جی آپ بہت پرانے صحافی ہیں. جب آپ سوال اب 10 منٹ کا سوال کر لیں میں خاموش رہوں گا، لیکن جب ونس یو پٹ اے کوسچن دین یو مسٹ ویٹ فار مائی آنسر اینڈ مائی رسپانس. گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کمزور پڑ گئی، تو بھائی عمران خان صاحب کو جو آج عدلیہ کو آزاد کر دیں، آج عدالتوں کو آزاد کر دیں، عمران خان صاحب تو کل باہر آ جائیں گے، تو چھوڑ دینا عمران خان صاحب کو، اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر تحریک انصاف کمزور پڑ گئی ہے تو آج بھی کیوں اپنی ان کورٹ سے ہمیں 10 سال کی سزائیں سنوا رہے ہیں؟ جو لوگ ایک جگہ پہ موجود تھے ان کو 10 جگہ پہ موجود اسی وقت میں دکھا کے سزائیں سنا رہے ہیں. اگر ہم کمزور پڑ گئے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جلسہ جلوس کرنے دیتے؟ ہمیں ایک مینار پاکستان پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں سب باتیں، صرف 48 گھنٹے پہ ایک نوٹس میں ہمیں مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے دیں. آج بھی ہمارے گھروں پر ریڈ ہو رہے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار، سیلاب زدگان لوگ مر رہے ہیں، اور اس جعلی حکمرانوں کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہمیں گرفتار کریں. کل ہماری یہ خاتون فردوس رائے کو اس کے گھر میں داخل ہو کر فیصلہ آباد سے گرفتار کر لیا گیا آج ان حالات میں. تو میرے بھائی مینار پاکستان پہ ہمیں جلسہ کر لینا. بصرہ صاحب دیکھیں نا، میں نے آپ کا جواب بڑی تسلی سے اور صبر سے سنا ہے، اب کب لیکن کریں میرے سوال؟ سوال کا جواب نہیں آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا کہہ رہے ہیں کے پی میں کرپشن کا بازار گرم ہے، محمود خان اچکزئی صاحب ناراض ہو کے بلوچستان پہنچ جاتے ہیں. تو سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن اکٹھی نہیں کر سکتے آپ نے قوم کو کیا اکٹھا کرنا؟ میرے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے بصرہ صاحب. جواب کا ہر بات ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کہ اس کا جواب دیا جائے. آپ جو الفاظ میرے منہ میں ڈالنا چاہیں میں وہ جواب دوں. آپ میرے جواب کا انتظار کیجیے. گزارش یہ ہے ریحان، سن لیں نا، سن لیں. جی جی بصرہ صاحب. کون مولانا فضل الرحمان، کون نواز شریف، کون ایم کیو ایم جو بیچارے اپنی سیٹیں نہیں نکال سکے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں تانے دیتے ہیں؟ اگر ہم اتنے کمزور ہوتے مولانا یا تو نیشنل اسمبلی میں ہے سر. یار سن تو لیں. نہیں اب دیکھیں میں فیکٹس کو بھی تو سٹریٹ کرنا ہے نا سر. مولانا اسمبلی میں آپ یہ کہہ رہے کامن ویلتھ کی اب کام یا پھر آپ نواز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں. ریحان تیری ہڈی سکون نہیں نہ چین ہے تو میرا جواب نہیں لینا. جواب نہیں بصرہ لینا. صاحب دیکھیں آپ میرا جواب دیں گے، میں سوال تو کروں، جواب ہی نہیں آ رہا سر. سن تو لیں. اب پھر یہی تو پرابلم ہو گیا ہے کہ ہمیں تو پہلے سپیس نہیں ملتی میڈیا میں جانے کی. آپ سوال کر رہے ہیں، میرے جواب کا انتظار کریں. گزارش یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں بھی اسمبلی میں نواز شریف جو اپنی سیٹ ہار گیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے جو جیل میں ہے، تو پھر جیتا کون ہے میرے بھائی؟ کون جیتا ہے؟ اچھا مولانا فضل الرحمان پہ آ جائیں. مولانا فضل الرحمان تو کہتا ہے کہ اربوں روپے لگے ہیں جال سازی، ہم سے زیادہ ووکل ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان نے استعمال ہوتا ہے، جب انہیں فائدہ دیکھنا ہوتا ہے، جا کے ان کی جھولی میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر ہم نے کرپشن کی ہوتی یا ہم لوگ عوام میں ریلیونٹ ہوتے تو لوگ ان کی ضمانتیں ضبط نہ کروا دیتے. نہ ہمارے پاس نشان. 8 فروری کو قوم نے ہر بات کا جواب دے دیا. 9 مئی کا جواب دے دیا. جو کہتے تھے کہ عمران خان ہسٹری، عمران خان کا ٹکٹ کو نہیں لے گا، 10-15 سیٹیں ہوگی، تمام ظلم اور جبر کے باوجود 2/3 میجورٹی حاصل کی. I'll have to wind it up here sir. بہت بہت شکریہ. بصرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے.